ऑल राइट जी। कल हमने कुछ ग्राफ वगैरह की बात की और उसको हम थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। ऑल राइट जी। यहाँ से आपको लिंक मिल गया, गुड हो गया। हमारे पास एक ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम आपको लग रहा है कि हमने वाई एक्सिस पे, वालेकुम अस्सलाम बेटा, वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है बेटा, टाइम इंडिपेंडेंट है, हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, वो हमने बना दिया। तो कैन यू read this graph? I mean, can you tell me what what type of motion that object is undergoing? Deceleration. Okay, deceleration, right? डी G, एक्सलरेशन। deceleration. All right. Can anyone explain? Sorry, can anyone describe the journey of this moving object जिसका हमने ग्राफ बनाया है? बढ़िया, कैसा लग रहा है मुझे? चलो मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट सर करूँ। 10 सेकेंड रेस्ट पे, उसके बाद डिक्रीज हो रही है। हाँ जी। सर फर्स्ट 10 सेकेंड्स रेस्ट पे, उसके बाद फिर डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट, लिखता जाऊं ना, तुम लोगों को पता लग गया। फर्स्ट 10 सेकेंड्स रेस्ट पे एंड देन डिक्रीजिंग। नहीं सर, फर्स्ट 15 सेकेंड, सॉरी। फर्स्ट ये 12 लिखा हुआ है, 12। अच्छा सही सर, फिर 12। फर्स्ट सर 12। फर्स्ट ये बारी बारी बेटा, बीच में नहीं बोलना, बारी बारी। सबका आंसर लूंगा मैं, फिक्र नहीं करें आप। फर्स्ट 12 सेकेंड्स एट रेस्ट एंड देन डिक्रीजिंग। सर डिक्रीजिंग। ओके, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आया, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू की। जी, कोई और? सर फर्स्ट 12 सेकंड कांस्टेंट स्पीड के साथ चली, बाद में डिक्रीज होना शुरू हो गई। फर्स्ट 10 सेकेंड्स कांस्टेंट स्पीड। नो सर 12। यार एक आंसर बताया करो। 12 सेकेंड क्या है उस पे कांस्टेंट स्पीड स्पीड, फिर क्या हुआ? डी एक्सलरेट। देन डी एक्सेलरेट। ओके। कांस्टेंट स्पीड के साथ, है जी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डिक्रीज हो रही वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये क्या लतीफा हुआ? कांस्टेंट उसके साथ डिक्रीज, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, वो तो चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, तो अपनी वर्डिंग सेट करो। तो डिक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होती, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। रीएक्सेलरेट एंड देन, फिर क्या कह रहे हैं साहब? नो सर डी एक्सलरेट नहीं, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक हो गया। बाकी सब लोग इन दोनों स्टेटमेंट्स के साथ ही जा रहे हैं, अपना कोई ओपिनियन नहीं है या मैच करता है ओपिनियन इस पे? अच्छा, ऑल राइट बेटा, याद रखना है वो जो टर्मिनोलॉजीज आपको डे 1 पे बताई थी काइनेमेटिक्स की, उनको यूज करना है हमने। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आइए पहले देखें कि ये ग्राफ कैसा है, मोशन कैसी हो रही है, कितने स्टेप्स या स्टेजेस हैं इस मोशन के अंदर, 1 2 के 3? यहां पे स्टेटमेंट्स में कितनी स्टेजेस बता रहे हैं आप लोग? 2। तो फिर बात कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ये समझाने की बात है। ऑलराइट, आ जाओ हम पहले आइडेंटिफाई करें स्टेजेस को। पहली स्टेज ये वाली, यहां तक।
1 कह लो या A कह लो, या जैसे भी आपको कन्वीनियंट है। फिर 12 से 14 तक दैट इज B, और 14 से 20 तक C। स्टेज ए में क्या हो रहा है? इट इज, दो ओपिनियंस आए थे, एट रेस्ट है या कांस्टेंट स्पीड है। क्या है ऑब्जेक्ट? एट रेस्ट, एट कांस्टेंट स्पीड। कैसे भला? लाइन तो स्ट्रेट लगी हुई है, तो कांस्टेंट क्या चीज है? वाई एक्सिस पे क्या चीज है? वेलोसिटी कितनी है उसकी? 30 से ही हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो 30 से ही उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज। कितनी देर के लिए? 12 सेकेंड्स। फातिमा, हर स्ट्रेट लाइन का मतलब रेस्ट नहीं होता, ये देखना होता है इस साइड पे क्या। हाँ, अगर डिस्टेंस होता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस वो 30 पे ही रुका रहता, तो आप कहते हैं कि वो एट रेस्ट। ठीक है बेटा? ओके सर, तो फिर यहाँ क्या हो रही है? तो देखो ना, वो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 0 है, 30। 30। तो अगर आपकी इनिशियल, लेट सपोज आप किसी मूविंग कार में बैठे हुए हो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है ही 30, यानी हमने वहीं से स्टार्ट लिया उसको ऑब्जर्व करना, तो वो रेस्ट पे है क्या? नो। नो। इट मींस 30 पे उसने अपनी वेलोसिटी को मेंटेन किया हो, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। कितनी देर के लिए? यहां से आपने टाइम काउंट करना है, क्योंकि ये टाइम, दिस इज टाइम इन सेकेंड्स, ये इस तरफ जा रहा है। तो 2 4 6 से 12 तक टाइम आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन क्वांटिटी यहां से आपने चेक करनी है कौन सी, और फिर इसको रीड करना है अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, समझ आ रही है बात? बच्चे अक्सर मिक्सअप कर देते हैं बहुत सारी चीजें, आपने जरा होशियार रहना। क्या हो रहा है बी पे? अभी देखते हैं ना बी पे क्या हो रहा है। तो फिर ये 12 सेकंड्स तक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हुआ। फिर क्या हुआ? ब्रेकें लगानी शुरू की है उसने, ठीक है? एकदम से ब्रेक लगी है, स्टीप है ना ये ज्यादा, तो कैसी डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुई? कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। Yes. So at stage B, the person or the moving object, it applied the brakes, strong brakes, which produce a highly acceleration as compared to C. अब देखो इसका सिनेरियो क्या है, थोड़ा सा समझा दो। लेट सपोज आप यहां से जा रहे हो, तो एक सेकेंड बेटा, ये आप गाड़ी में जा रहे हो बड़ी हाई स्पीड से मोटरवे पे, लेट सपोज यहां पे कोई चीज आपको नजर आई है दूर, काफी दूर, रोड के ऊपर ही, मोटरवे के ऊपर ही। तो आपने इसको देखा गाड़ी चलाते हुए, या आपको ड्राइवर जो है उसने देखा, तो उसने फौरन ही ब्रेक अप्लाई किए होंगे। फिर क्या किया होगा उसने? जैसे ही उसने देखा तो क्या किया उसने? सोचा है पहले उसने कि ये क्या चीज है, तो क्या चीज लगी उसको ये? अब जब वो सोच रहा है, तो गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है? गाड़ी चल रही है। चल रही है, शाबाश। तो अब जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना गाड़ी, ठीक है, वो उसकी सोच के दौरान में है। और शाबाश, साफ साफ कह रहे हैं, ये वाला जो डिस्टेंस गाड़ी कवर कर रही है ड्राइवर के सोचते हुए, वो डिस्टेंस कौन सा है? थिंकिंग डिस्टेंस। ठीक है? अब ड्राइवर ने सोचा, लग रहा है ये कोई जानवर है, कोई वाइल्ड जानवर है, कोई असली या वाइल्ड डॉग है या कुछ है इस तरह से। तो उसने क्या किया, यहां पर सोच रहा था, सोचते पे उसको लगा कि ये कोई जानदार है, तो उसने एकदम से ब्रेक अप्लाई की। तो जैसे उसने ब्रेक अप्लाई की, उसी वक्त गाड़ी रोक गई। यहां से उसने ब्रेक अप्लाई की,
इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? शाबाश, ब्रेकिंग डिस्टेंस। जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो इवन देन गाड़ी थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रही होती है ना। अब जब वो यहां पर पहुंच गया तो उसने देखा यार ये तो एक शॉपिंग बैग था, किसी ने ऐसी चिप्स विप्स खा के फेंक दिया था, कोई चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, तो उसने ब्रेक थोड़ी आहिस्ता कर और यहाँ पे लाकर रोक दी। अब देख रहे हो ये वाली स्टेज, दिस वाज फ्रॉम समवेयर हियर ऑनवर्ड्स वाज द थिंकिंग डिस्टेंस, और ये सारा ब्रेकिंग डिस्टेंस हो सकता है, राइट? शुरू में ब्रेक वाज स्ट्रॉन्ग, more deceleration was produced, and later a little less deceleration was produced. ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या है दोनों स्टेजेस का, तो कैलकुलेट करके बता सकते हैं आप मुझे बी एंड सी की एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन? आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, इंडिकेटिंग ये डीएक्सेलरेशन है। नहीं, ये मैंने आपको वैसे बताया समझाने के लिए। बी पे तो ब्रेकें लग रही है, रोक रहा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस आ रहा है। हाँ, डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब डीसेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। मैं वही चाह रहा हूं कि आप मुझे बी पे होने वाली डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो हो रही है वो कैलकुलेट करके देखो, बी पे भी और सी पे भी। शाबाश, सर ए बी का आंसर निकल आया। बी का निकल आया। ओके, बी पे डी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है बेटा? 7.5। माइनस में प्लस में? माइनस में सर। 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये एक आंसर है, प्लीज बाकी सब लोग भी इसको वेरीफाई करो जी, ठीक है या नहीं। सारा आपने क्या सही है। सारा आपने कैसे किया था इसमें? P1 कौन सा लिया था? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? ठीक है ना? तो ये x1 y1 था, ये x2 y2 था। इसी तरह से C के लिए ये P1 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा। तो मैं इनको P1 P2 और P3 कह रहा हूं। ओके, दूसरी डिसलेरेशन कितनी निकली है जी और सी? शाहजेब आपने बताना है बेटा। सर जो टाइम है उसके साथ 12 के आगे क्या है? 14। ये 14, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22। 2 का क्या है? दिस इज 20। ओके, ये बड़ा था, मैंने लिख दिया 20। सर सी का भी आंसर आ गया। अभी आप जरा होल्ड करो, बाकियों को जवाब देने दो। सारा 1 मिनट रुक जाओ बेटा, साहब और सारा दोनों रुक जाओ। दाऊद, फातिमा, शाहजेब, बताओ यार कोई आप तीनों में से। अबान आप भी बता सकते हो, प्रीहा आप भी। -5, चलो मैं लिख देता हूं। सारा आपका कितना आ रहा है बेटा? -2.5। ओह, -2.5। लो भाई, डिफरेंट। अबान आपका कर रहे हो? ओके, सर -1.5। वो शाबाश है, 3 आंसर आ गए भाई हमारे पास, -1.5। तीनों लोग चेक करें अपना अपना आंसर दोबारा से। P2 है, ये P1। P2 के पॉइंट्स क्या है? Y2, दैट इज 0 माइनस। रुक गया ना वो, Y यहां पे क्या आ जाएगा? Y की वैल्यू क्या है? शाबाश। और यहां पे X कितना है?
20, y1 कितना है 15। सर आप ये सी के एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं? हाँ जी, सी की निकालना। सर एक्स, यहाँ पे एक्स कितना है 14 एंड 15, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 14 एंड 15। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 20 एंड 0। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x2। चेक करो जरा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी शाहजेब कुछ कह रहे थे बेटा। सर ए की -7.5 और सी की -2.5। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों का ये वाला नहीं आ रहा प्लीज पूछ लो। बेटा ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लिया आपने, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और हमें पता है कि ये ग्रेडियंट फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है एक्सेलरेशन। ऐसे ही है ना। अब देखो इधर से इसमें से P1 कौन से और P2 कौन से, हमें तो पता ही नहीं। ये भी P है, ये भी P है। अब मसला है 1 एंड 2 कौन से हैं इनमें से, ये कह रहे हो ना आप। तो जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी इधर से, तो ये कौन सा होगा। थैंक यू वेरी मच। कहां पे जाके खत्म हो रही है यहाँ, ये P2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये P1 हो गया, ये P2। तो ये x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। फातिमा ठीक हो गया, हो जाएगा। यस सर। चलो ये मैंने वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व भी किया, देख लो बेटा। आप लोगों को थिंकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस की समझ आ रही है ना। कभी कभी वो क्वेश्चन में ये वाली टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। ओके, तो थिंकिंग टाइम भी इसी तरह से ही है कि उसने कितनी देर सोचा। थिंकिंग टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। सर थिंकिंग स्पीड और ब्रेकिंग स्पीड होगी? जितनी देर में, मतलब इससे हम इसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स टू कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। ओनली थिंग इज की टू गिव यू द कॉन्सेप्ट के जब थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है या ब्रेकिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, उस वक्त भी स्पीड टाइम और डिस्टेंस वो चल रहे होते हैं साथ के साथ, ठीक है बेटा। अगर हम इस ग्राफ पे देखें तो इस पॉइंट से यानी आफ्टर द स्टेज ए सारी जो जर्नी है उसमें ब्रेकिंग स्पीड है या ब्रेकिंग वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। बी पे और थी और सी पे और थी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डीएक्सेलरेशन, राइट। बट मोस्टली थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करते हैं या थिंकिंग टाइम और ब्रेकिंग टाइम की बात की जाती है। ओके, मुझे बताओ थिंकिंग टाइम इंपॉर्टेंट होता है। एक ही सिचुएशन में अगर दो लोग हैं और एक का थिंकिंग टाइम कम है और आगे एक्सीडेंट होने वाला है, तो कौन जीतेगा, जो ज्यादा देर तक सोचता रहेगा या जो कम देर में फैसला ले लेगा। थैंक यू। सर कम देर में फैसला ले। हाँ, तो यूजुअली जो ऊपर ये जेट फाइटर्स की फाइट हो रही होती है ना, ठीक है, वॉर के दौरान में, तो जो पायलट जिसका थिंकिंग टाइम कम होता है वो जीत जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, मोशन में भी और इस तरह से। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आई इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स टू यू। आई एम श्योर कुछ इनका आइडिया हो गया होगा, राइट। बेटा इनकी प्रैक्टिस करते रहना। अच्छा, इसके साथ ही इस टॉपिक के साथ ही
जो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, उनके साथ एक और फॉर्मूला भी ऐड हो जाता है कभी कभी। कोई एक इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई एक इक्वेशन। u प्लस ए टी, ठीक है बेटा। ये लेट सपोज ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट सपोज एक क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल है और उसको एक प्लेयर ने किक किया विद द फोर्स, ठीक है। लेट सपोज उसने इसके ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है। तो इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0, बॉल वाज एट रेस्ट और उसका मास है 2 किलोग्राम्स, बॉल का मास, तो फाइंड u इज इक्वल्स टू 0, फाइंड एक्सेलरेशन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम? F equals to ma। यस, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है विच इज एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो बेटा ये भी पूरी इक्वेशंस के साथ मिक्स होके आता है। आपको फोर्स दी होगी, मास दिया होगा, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले को यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड करें और फिर उस एक्सेलरेशन को, आपको पता है ना, all 3 equations of motion they contain acceleration in them। कोई भी फॉर्मूला हमारा विदाउट एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी इक्वेशन, राइट। तो यहां से हम इस फॉर्मूले को भी उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर जी बेटा, सर ये फोर्स का फॉर्मूला है जो अभी आपने बताया ना। फोर्स का फॉर्मूला और ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। फातिमा, अगर आप मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सुना दो तो मैं आपको सेकेंड लॉ बताऊं। क्या सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? यस, सर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वो तो इक्वेशन है, लॉ। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट, ये वाली चीज, हाँ याद आ गया। हाँ जी फातिमा, क्या है फर्स्ट लॉ? सर पता नहीं। A body at rest will remain at rest. And a body in motion will continue it in a straight line. कब तक? Until unless an external पे कोई force, फोर्स मत लगाए। शाबाश, until unless an external force acts on it। तो वो क्या करेगी? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे जो रखा हुआ है वो रेस्ट पे ही रखा रहेगा, जो मूव कर रहा है वो हमेशा मूव ही करता रहेगा। यानी अगर आप मार्केट से एक चॉकलेट लाए और उसको अपने टेबल पर रखे आपने, तो वो वहीं पर पड़ी रहेगी हमेशा। होता है वैसे इस तरह। अगर आपके छोटे बहन भाई हैं तो कभी भी नहीं होता। यस, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है जो ले जाती है उससे। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो घर पे कोई भी, तो वहीं पड़ी रहेगी ना हमेशा हमेशा। ये है फर्स्ट। A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue its motion in a straight line until unless an external force, external means बाहर की, acts on it। अब मैं अगर एक बॉल यहां पे फेंकता हूं नीचे फर्श पे, तो बॉल तो थोड़ा सा आगे जाके रुक जाती है। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट मस्ट कीप ऑन गोइंग फॉर एवर। रुकती क्यों है? ग्रेविटी। सर एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड, दोनों चीजों से वो रुक जाए।
अगर फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो बॉल क्या करेगी? चलती ही रहेगी, जैसे बाहर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स घूमती ही रहेगी। ठीक है बेटा? तो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी मोशन विल कंटिन्यूअसली। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ किसी को पता है? अगर इस बॉल पे हम फोर्स अप्लाई करें तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में, क्या आगे की तरफ? वो आगे सर yes, the direction in which force is applied, उसी डायरेक्शन में जाएगा ना। तो कैसे जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता या तेज? थैंक यू वेरी मच। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स, हल्का सा पुश करेंगे तो हल्का सा जाएगा, जोर से पुश करेंगे तो, ठीक है ना? यही सेकेंड लॉ। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, it start moving in the direction of applied force, and its motion depends upon the amount of force applied. ठीक है? इसको अगर हम, आपकी बुक में सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है, प्लीज वहां से देख के सही तरह से पक्का याद करना। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मोर फोर्स, more change in velocity। और जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करते हैं तो F इज इक्वल्स टू M, M इज कांस्टेंट, MA। ठीक है? तो अगर हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रखें तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, कम फोर्स लगाएंगे, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। दिस इज सेकेंड लॉ। सर मैथ भी तो डिपेंड करता है कि वो कितना मूव करेगा। अगर हल्का ऑब्जेक्ट है तो वो ज्यादा मूव करेगा। हाँ बेटा, मैथ को में ना फिक्स कर, कांस्टेंट रखना पड़ता है। अगर हम डिफरेंट फोर्सेस एक ही बॉल पे अप्लाई करें, पहले कम करें, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा, ठीक है? तो अगर हमने सेम बॉल यूज किया तो उसकी एक्सेलरेशन और फोर्स में ये वाली रिलेशनशिप ट्रू निकलेगी, सही निकलेगी। लेकिन अगर मैं फोर्स 10 न्यूटन लगा रहा था, इस 50 न्यूटन लगा रहा था 2 किलोग्राम पे, तो लेट्स सपोज इसमें एक्सेलरेशन, लेट्स सपोज आ रही थी 25 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैंने मैस चेंज कर दिया, मैंने मैस यहां पे लोहे की बॉल रखी, तो वो उतनी स्पीड से आगे जाएगी, हो सकता है पॉइंट रुक जाए। ठीक है? तो हमें मैस ऑफ द बॉल क्या रखना है? सेम, कांस्टेंट, उसको नहीं चेंज करना। हाँ, उस आयरन बॉल के ऊपर आप जितना हिट कर रहे हो, फिर उसी की फोर्सेस के साथ उसके रिलेट करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ऑलराइट? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ऑपोजिट फोर्स जितने फोर्स अप्लाई करेंगे जी साहब, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब, आपने पूछना है? हाँ सर। किसने हाथ खड़ा किया है? शाहजेब सर ने। मैं आपको जी बेटा, सॉरी मैंने देखा देर से, बताओ बेटा। सर टू एवरी रिएक्शन देयर इज अ इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन वेरी गुड। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, या एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है? इसका कोई फर्स्ट लॉ का और थर्ड लॉ का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है। F इज इक्वल्स टू MA, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ये सेकेंड लॉ का ही फॉर्मूला है, बाकी और किसी का फॉर्मूला नहीं है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा? तो ये वाला फॉर्मूला भी इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ इंटीग्रेट हो जाए। ऑलराइट? कोई सवाल यहां तक?
The emotion under gravitation is transferable upon तो जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगी तो फिर ए क्या हो जाएगा? the शाबाश, ए हो जाएगा जी मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फिर F इज इक्वल टू एम ए से क्या बन जाएगा? एम की जगह ए की जगह पे क्या आ जाएगा? तो फोर्स कौन सी हो जाएगी? velocity over time. फोर्स कौन सी हो जाएगी? वेट। ठीक है, तो वेट किसके इक्वल होती है? एम जी। वेट इज अ फोर्स, यस और नो? Yes. Yes. हाँ है, वरना अपनी किताबों से ना बैट को यूं जरा पकड़ के रखो थोड़ी देर, पता लगेगा वेट है, फोर्स है, वो नीचे जाता है हाथ बंदे को। तो वेट किसके इक्वल होता है? एम जी के इक्वल, दैट इज ऑल्सो फोर्स। तो ये जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है तो फिर वेट में वो कन्वर्ट हो जाती है फोर्स सारी। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन? जी सर आप कहते हैं मैथ कांस्टेंट रखना है, मैथ को कांस्टेंट क्यों रखना है? देखो बेटा, मैथ्स को इसलिए कांस्टेंट रखने हैं कि ये एक फोर्स थी और ये एक बॉल है, फुटबॉल, ठीक है, इस पे इस प्लेयर ने वो इसको किक कर, इसका मैस है 1 किलोग्राम और इस पे इसने फोर्स पहले लगाई 10 बल्कि 12 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितनी निकली? 12। 12। अब उसने फोर्स लगा दी 18, तो अब एक्सेलरेशन कितनी बनी? 18। अब उसने फोर्स लगाई 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई? 20। 20। देख रहे हो, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं एक्सेलरेशन ज्यादा और कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने फोर्स लगाई यहां पर, अब उसने फोर्स लगाई 50 की, एक्सेलरेशन देख रहे हो कितनी प्रोड्यूस होने का चांस है, लेकिन हमने बॉल ही चेंज कर दी, उसका बॉल का मैस हमने कर दिया 20 किलोग्राम्स। अब बताओ ना जी जरा, अब एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी? 2.5। तो जब आप मैस चेंज करते हो तो ये रिलेशन ट्रू नहीं रहती। वो जो रिलेशन थी ना फोर्स की और एक्सेलरेशन की, फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। आप लगा कोई है, ये तो बिल्कुल कम हो गई है बेचारी, हालांकि फोर्स कितनी ज्यादा कर दी थी हमने। तो आपने पूरे सिस्टम को कांस्टेंट रखना है, सिस्टम के फैक्टर्स को चेंज नहीं करना फिर आप, टू गेट दिस रिलेशन ट्रू। तो यहां पे जो एक एलिमेंट या एक फैक्टर जो आपने कांस्टेंट रखना है वो है मैस। इसलिए कह रहे हैं कि मैस कांस्टेंट रहेगा इस केस में। तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाते जाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन आती है। ठीक है,